जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो मौजूदा इस वक्त सियासी सूरत हाल है और जो सिविल मिलिट्री एक जो टसल हमें बाकायदा तौर पे पिछले कुछ अरसे से नज़र आ रही है, नवाज शरीफ के बयानात हो गए, दूसरे मामलात हो गए, तो इसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आसिफ यासीन साहब हैं, जो 11 कोर पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर है, उनके उससे रिटायर्ड जो हैं एक ऑफिसर हैं, डिफेंस के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि जो सारे मामलात हैं ये किस तरफ जा रहे हैं और क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जन साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र अल्लाह, शुक्र जन अल्लाह। साहब ये बताइए कि एक सिलसिला चल पड़ा है और एक ज़माना था एमक्यूएम के बारे में जो है ना बात भी नहीं की जा सकती थी, सारा कुछ नहीं होता था। फिर एक वक्त आया कि अब खुल की गुफ्तगू होती है और इसी तरह अब ये हो रहा है कि पिछले कुछ अरसे से फ़ौज के बारे में बहुत ज़्यादा बड़ी खुल के इस तरह गुफ्तगू हो रही है। तो इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं, किस रुख पे जा रही है सर? ये निज़ाम की नाकामी के इशारे हैं। ये इंडिविजुअल्स के साथ इसका ज़्यादा मैं ताल्लुक़ नहीं देखता हूँ, लेकिन होता ये है कि वो जो कहते हैं ना, हु विल बेल द कैट, इस निज़ाम को लोग छेड़ने को तैयार नहीं हैं, कुछ इनकॉम्पिटेंस की वजह से और कुछ जो है ज़ाती मफाद की वजह से। देखिए, ये फ़ौज, ये हुकूमत, ये सारे लीडर जो है ना, ये सिर्फ इसलिए हैं कि पाकिस्तान है। तो अगर ये सब अपना ज़ाती जो इनके मकासद हैं उनको थोड़ी देर के लिए छोड़े मत, शायद उनकी ज़िंदगी इसी में है, लेकिन इसको जिसको कहते हैं ना पॉज का बटन दबा दें और एक नए निज़ाम की तरफ चलें। लेकिन ये फ़ैसला कौम को करना पड़ेगा कि इस मौजूदा निज़ाम में जो है पिछले 70-72 साल में हमें क्या मिला, और ख़ास तौर पर इस आइन ने जो जिसको हम सीने से लगा के फिर रहे, इसने हमें क्या दिया। आइन जो है ये सहीफ़ा खुदाबंदी नहीं है, ये इंसान का लिखा हुआ है और हमें पता है किन लोगों ने ये लिखा था, किन हालात में लिखा था। जो हम में से उस वक्त जी होश थे उनको पता है कि ये भुट्टो साहब ने लिखा था। भुट्टो साहब को अगर लोग जमहूरी कहेंगे तो हंसने से अलावा कुछ नहीं हो सकता। और इसमें एक टेक्निकल फ्लॉ है इस कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये बजाय एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नेशनल असेंबली ने पास किया था। जो प्रिंसिपल होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसमें ये होता है कि वो असेंबली आइन बनाने के बाद डिसॉल्व हो जाती है, तो लिहाजा वो उस आइन के बेनिफिशरी नहीं होते। ये जो मौजूदा आइन है ये एक नेशनल असेंबली से पास कराया गया था और जो लोग उस वक्त तमाशा देख रहे थे उनको पता है किस तरह पास हुआ था। बमुश्किल इसके ऊपर कोई बहस मुबाहिसा हुआ था और वो असेंबली इस आइन की पहली बेनिफिशरी थी। अच्छा सर, आप ये बात कर रहे हैं कि हमें 70 सालों में इस निज़ाम ने हमें क्या दिया, तो क्या आप समझते हैं कि मिलिट्री सर्कल्स में या हम टॉप मैनेजमेंट की जो उसमें भी शायद इस तरह की सोच पाई जाती हो, तो ये इनिशिएट कैसे करेंगे? लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। फ़ौज इस निज़ाम का हिस्सा है और हिस्सा जो है ना वो तमाम को ठीक नहीं किया करता, तमाम जो होता है वो हिस्से को ठीक करता है। सो इसलिए ये जो मसला है इसका हल एक तो नेशनल डिबेट से ख़त्म होगा और दूसरा ये पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है। फ़ौज का काम होगा जब वो निज़ाम की तब्दीली हो रही होगी तो फ़ौज उस निज़ाम की तब्दीली के साथ खड़ी हो, वो उसको सपोर्ट करे। और उसमें ठीक है, फ़ौज के अपने जो एंगल्स हैं, सिक्योरिटी के, नेशनल सिक्योरिटी एंगल्स हैं, फ़ौज को उस निज़ाम में भी देखना चाहिए कि आया नया निज़ाम सिक्योरिटी एंगल्स को कवर कर रहा है या नहीं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है कि वो इस निज़ाम को देखे। आपने सर बात की कि फ़ौज का ये काम नहीं है कि वो निज़ाम की दुरुस्ती करे। एक पूरा एक बयानिया एक यहाँ मौजूद है इस वक्त कि इस वक्त जो हुकूमत मौजूद है इसको लाने में जो इस वक्त की टॉप मिलिट्री की लीडरशिप है उनका इसमें हाथ है, तो वो जो इल्ज़ामात हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सारी सियासी, जिसको हम कहते हैं ना सियासी हम्बग है, ये कोई हकीकत नहीं है इसमें कोई हकीकत। देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात है, जो लोग जिन हलकों में जीते हैं वहाँ तो फेयर इलेक्शन हुआ, जिस हल्के में मैं हार गया वहाँ अनफेयर इलेक्शन हुआ। जहाँ तक फ़ौज का तल्लक है, ये खुद फ़ौज के पैर पड़ते हैं जी, इलेक्शन में आप आके ड्यूटियाँ दें। हम लोगों ने खुद ड्यूटियाँ दी हैं, लेकिन हम बैलेट पेपर के ऊपर खड़े नहीं होते। हम लोग बाहर होते हैं, सिक्योरिटी के लिए होते हैं, वहाँ पर जो है मैनेजमेंट के लिए वहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन हमारा बैलेट पेपर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता और कभी नहीं रहा। ये मैं आपको बता दूँ, कम से कम 3 से 4 इलेक्शन तो मैंने खुद ड्यूटियाँ की हैं एज ए जूनियर ऑफिसर। हमें बताया जाता था कि भाई ये बैलेट पेपर के नज़दीक आपने नहीं जाना। आपका इलेक्शन कमीशन इस
काबिल ही नहीं है कि वो इलेक्शन को बग़ैर फ़ौज की मदद या पुलिस की मदद के करवा सके। सो ये निज़ाम का हिस्सा है। तो इस वक्त ये कहना कि जी आर्मी चीफ ने प्राइम मिनिस्टर को बिठाया हुआ है, उस लिहाज से तो फिर आप पिछले तमाम इलेक्शन में अगर आप जाएं, आपको मैं कहूँगा आर्काइव से निकाल लें। हर इलेक्शन के बाद कहा गया कि ये जी ख्वाह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, ख्वाह नवाज शरीफ साहब थे, ख्वाह कोई भी था, कि जी इनको तो फ़ौज लाई, फ़ौज ने हटाया और फ़ौज लाई। तो फिर इसका तो देर, वही मैंने कहा ना, ये निज़ाम की कमज़ोरी है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी बारी किसी और ने ले ली है तो मैं शोर मचा रहा हूँ? नहीं, बारी की बात नहीं है ना, यही तो गलत बात है। ये बारियों का गेम नहीं हो रही है अनफॉर्चुनेटली। देखिए बारियों की गेम नहीं है, क्योंकि एक प्रेवलेंट एक ये भी है कि नून लीग जो एक अरसे तक, बल्कि आखिर तक कहा जाता है कि उनको प्रमोट करने में, चाहे वो 99 में 97 में 2/3 मेजॉरिटी भी मिली कि जी उसमें उनकी बैकिंग और वो शामिल थी। तो अब कहते हैं शोर इस वजह से है क्योंकि एक तीसरी पार्टी को मौका दिया गया है या उनको बैक किया गया कि चेंज लाया है। ये बड़ा अनफेयर कमेंट है जी। तीसरी पार्टी को मौका हमने नहीं दिया, इन्होंने खुद दिया होगा मौका। देखिए जब ये सारी गेम है वैक्यूम की, ये साइंस का असूल है, जहाँ वैक्यूम होती है ना वहाँ पर ज़रूर वो होता है। तो तीसरी पार्टी अगर आ गई है तो इसमें बजाय अपने गिरेबान में देखने के कि वो किधर से आ गई, उसको स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस कहाँ से मिली तीसरी पार्टी को। तो जीतना ना जीतना ये तो मैंने बताया ना, हम बेसिकली जो कहते हैं ना हार को मानने के लिए तैयार नहीं है। और मेरे ख्याल में ये एक बड़ा हेल्दी साइन है कि हमारे यहाँ 2 पार्टी की बजाय 3 पार्टी सिस्टम आ गया। और पार्टियों में भी फिर अंदर से जमहूरियत नहीं है, वो अफराद के गिर्द पार्टियां चल रही हैं। अगर पीटीआई है तो प्राइम मिनिस्टर साहब को निकाल दें तो फिर पीछे क्या बचेगा पीपल्स पार्टी में से। तो इसलिए ये एक बड़ा, यही निज़ाम जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, यही निज़ाम की कमज़ोरियाँ हैं कि अफराद जो है वो मुमलिकत को चला रहे हैं, मुमलिकत अपना काम नहीं कर रही। और ये कब होगा आप क्या समझते हैं? यानी क्या अगले 20 सालों में पाकिस्तान में तवक्को कर सकते हैं? नहीं, देखिए मैं पामिस्ट नहीं हूँ, मैं इसकी वो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर हमने ना किया तो पाकिस्तान ऐसे ही रहेगा। ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा और आइंदा भी नहीं करेगा। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि सिविलियन अनकंफर्टेबल फील करते हैं, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री हमें कोई जाता हुआ नजर नहीं आता, कोई डिफेंस मिनिस्टर लग जाए, तो ये थोड़ा सा क्यों मिसट्रस्ट है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए मैं इसको मिसट्रस्ट नहीं कहता, ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा एक खौफ है जो इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस का खौफ होता है। मसलन हम जब जाते हैं मिनिस्ट्रियों के सामने, मैं खुद पेश होता रहा हूँ दोनों हुकूमतों में, तो हम पूरी तैयारी करके जाते हैं, लेकिन वहाँ मज़े की बात ये होती है कि जो सवाल पूछने वाले थे वो तैयार नहीं होते। सो इस किस्म की इश्यूज़ हैं जो वही बात आ रही है कि आपका जो पार्लियामेंटेरियन है, फ्रैंकली स्पीकिंग जो मेंबर नेशनल असेंबली है, उसका क्या काम है? उसका काम गलियों में पक्की कराना, सीवरेज के पाइप डलवाना, गैस लगवाना, ये उसका काम नहीं है। उसका काम है कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग्स और लार्जर नेशनल इश्यूज। और उसमें क्या है, उसमें लोकल बॉडीज़ नहीं है। लोकल बॉडीज़ हम इसलिए नहीं होने देते कि वो एमएनए और एमपीए की रेलेवेंस ख़त्म हो जाती है। और अगर आप याद करें, जब मुशर्रफ साहब के ज़माने में लोकल बॉडीज़ आई थी तो ज़्यादातर एमएनएज जाके नाजिम बन गए थे। ठीक है, ज़्यादातर बड़े बड़े फन खान एमएनएज जो थे वो जाके नाजिम बन गए। सो इससे आपको देखिए ये बहुत बड़ा एक फ्लॉ है आपके निज़ाम में कि आपके अभी ये देखिए कितने अरसे से लोकल बॉडीज़ नहीं है पाकिस्तान में। कोई गवर्नमेंट लोकल बॉडी नहीं बनाना चाहती, और वो इसलिए नहीं बनाना चाहती कि उसमें उनका इंटरेस्ट सर्व नहीं होता। और उसके नतीजे में जो अवाम है ना, वो उतने ही अनअवेयर और अनकंसर्न है अबाउट लार्जर नेशनल इश्यूज। क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो वहाँ कोई लार्जर नेशनल इशू नहीं रेज होता। इलेक्शन में वही होते हैं, नालियाँ तक खंबे और गैस लग जाएगी और फलाना हो जाएगा। तो ये निज़ाम की नाकामी है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन आपके ख्याल में होनी चाहिए या वन टाइम जो आर्मी चीफ एक ही दफ़ा हो गए हैं वो होने चाहिए और इसके अलावा मजीद कुछ नहीं होना चाहिए? देखिए ये पत्थर पे लकीर नहीं होती, लेकिन एक्सटेंशन के अगर जवाज़ मौजूद है तो ये कहीं नहीं लिखा कुरान में या कोई वो नहीं है कि नहीं होनी चाहिए, और ये भी नहीं लिखा कि हो जानी चाहिए। ठीक है ना, अगर आपके निज़ाम में ये क्लॉज दिया हुआ हो कि एक्सटेंशन हो सकती है और कैसे होगी, तो फिर क्या मसला है आपको?
लेकिन कहा यह जाता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे हालात हों, वॉर लाइक सिचुएशन हो, तो वहाँ Why चलने की not? continuation Why है। not? तो क्या मौजूदा हालात में वो वाकई ऐसी नहीं, war like situation ये थी? सवाल रिलेटिव सा सवाल है ना। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि अगर आपकी आइन में नया जो निज़ाम है उसमें लिखा हो कि भाई एक सेनेट की कमेटी होगी, एक नेशनल असेंबली की कमेटी होगी, वो फैसला करेगी कि भाई किसी को आर्मी चीफ ज़रूरी नहीं है, चेयरमैन जॉइंट स्टाफ हो सकता है, एयर चीफ हो सकता है, नेवल चीफ हो सकता है, कि उनको एक्सटेंशन दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। आपका एक निज़ाम होना चाहिए, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव नहीं होना चाहिए, फर्द वाहिद का है ना, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए यही तो मेरा जो इसमें स्टांस है कि ये फर्द वाहिद में नहीं हो सकता, स्टेट फर्द वाहिद नहीं चलाता। आपको पता है गवर्नमेंट का मतलब क्या है? द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, बिल्कुल ऐसे। एंड प्राइम मिनिस्टर इज एन इक्वल अमंग द इक्वल्स, ही इज जस्ट वन ऑफ द सीनियर मिनिस्टर्स। इसलिए ये एक्सटेंशन का जो सवाल है, एक्सटेंशन ना अच्छी चीज़ है ना बुरी चीज़ है, ये एक रिक्वायर्ड बेसिस पे काम होता है। लेकिन जो सवाल वो ये है कि उसके एक्सटेंशन देने का जो सिस्टम है वो क्यों ठीक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मौजूदा गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन से किया, जो थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, उन्होंने रात को 3.5 मिनट की एक तकरीर में एक्सटेंशन कर दी। तो ये तो फिर तरीका नहीं है। अगर आइन के अंदर दिया हुआ हो तरीक़ाकार तो फिर आप उसको फॉलो करें, और वो तरीक़ाकार एक कलेक्टिव विजडम पे होना चाहिए। 2011 में जब ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में अमेरिकी फोर्सेस ने आके मारा, तो आप 11 कोर के कमांडर थे, तो आप थोड़ा सा बताएंगे वो क्या सिचुएशन थी? वो सिचुएशन अब ख़त्म हो चुकी है, अभी हर कोई उस पर लिख रहा है, तो इट्स अ गॉन क्लोज चैप्टर है उसको मेरे ख्याल ओबामा में। साहब और कुछ और इस तरह की बातें आ रही थी कि जी पाकिस्तान की तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं था। नहीं, कोई कोऑपरेशन नहीं थी हमारी तरफ से, हमारा उसमें कोई अमल दखल नहीं था। ये एक प्योरली अमेरिकन ऑपरेशन था। हमने शुरू में जो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं, शुरू में हमने इंफॉर्मेशन शेयर की थी, लेकिन वो उसामा बिन लादेन के बारे में नहीं थी, वो ओवरऑल अलकायदा के बारे में थी। और इसमें कोई शक नहीं है, अलकायदा के मेरे ख्याल जो 500 या 400 टॉप के लोग थे वो पाकिस्तान ने पकड़े और हैंड ओवर किए। लेकिन बेस्ट ऑफ माई नॉलेज उसामा बिन लादेन की मौजूदगी का इल्म नहीं था। जनरल मुशर्रफ ने तो ओपनली कहा था कि मेरे ख्याल में वो फौत हो गए, अगर आप एक ज़माने में याद करें, तोरा बोरा में या हाँ हाँ। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल, मैं तो इस चीज़ पे जितनी मेरी सर्विस और नॉलेज है, मैं ISI में भी रहा हूँ, फ़ौज में मैं कोर कमांडर था जब ये हुआ था, तो हमारी कोई नॉलेज में नहीं था, और ना ही अमेरिकन ने कोई हमसे शेयर की इन्फॉर्मेशन के वो क्या करने में, और वो शेयर करते तो बिल्कुल कोई शक नहीं होना चाहिए। अफसर का नाम लिया जा रहा कि वो अमेरिका जाके सेटल्ड हो गए, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, इस बात में वो इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल में वो भी, अब वो अफसर को हम कोई पूछेंगे तो पता चलेगा। फिलहाल तो ये सारा वन साइडेड स्टोरीज है। और आप इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अभी ओबामा ने भी किताब लिख दी है और लोगों ने भी किताबें लिखी, कोई दो किताबें आपस में नहीं मिलती। देखिए, हर किताब का जो है ना, वो है, अभी ओबामा की किताब मेरे ख्याल में एक्यूरेट किताब नहीं है, उसमें काफ़ी कुछ अपार्ट फ्रॉम उसामा बिन लादेन और भी जो दुनिया के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। तो मतलब उन्होंने लिखा है जी लिबिया में उन्होंने बड़ा कमाल कर दिया। लिबिया, वेयर इज लिबिया टुडे? That was the worst operation. The worst operation. It was a botched up operation. ठीक है, अब वो क्रेडिट लेने के चक्कर में। उसके बाद जब मीटिंग, आप ज़ाहिर कोर कमांडर भी थे, जब पहली मीटिंग हुई इस मामले के सारे साने के बाद, तो उसमें थोड़ा सा अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। देखिए, ये एक परसेप्शन भी नहीं होनी चाहिए, कोई सियासी जलसा नहीं होता कोर कमांडर की मीटिंग जो लेकिन कंसर्न शो किया गया, क्या था उसमें? कंसर्न किया गया होगा, आई एम श्योर उसमें हुई होगी बातचीत। 2014 में जब आप छुट्टी गए, जो ही आप यानी रिटायर्ड हुए डिफेंस सेक्रेटरी के तौर पे, उसके 1 महीने बाद PTI का धरना और ये स्टार्ट हुआ सारा, तो जाहिर है वो हालात जो है अमरीकी सफारत खाने के कुछ अफसरान ने बाद में कुछ जब रेवलेशंस की, उनका ये कहना था कि जी हम नोटिस कर रहे थे कि शायद जो DGSI उस वक्त के थे वो शायद पूल आना चाह रहे थे, ये कुछ तरह का था। देखिए, उस धरने को अभी जो कहते हैं ना, हाइंडसाइट में अगर आप देखें क्या हुआ था उस धरने से, और ये अभी जो फौज की मदाखलत की बात हो रही है, आप सब गवाह हैं। खुद प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ को कहा कि आप इमरान खान साहब को और जो मौलाना थे ताहिर अल कादरी, इनको बुला के समझाएं। ठीक है, तो ये क्या था? ये फौज को दावत नहीं थी तो और क्या था, समझेंगे? इसलिए वो जो धरना था वो भी एक मिसनोमर था कि फौज ने बुलाया हुआ था और सपोर्ट की हुई थी और फलाना। क्या 126 दिन तक ये लोग बैठे रहे? क्या फौज ने उनकी मदद की? समझेंगे? कुछ ये भी कह रहे हैं कि शायद जनरल राहील
सेकंड जो है वो चाह रहे थे, जो वो मैंने मुखालफत की नवाज नहीं शरीफ नहीं साहब ने। कोई वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उस वक्त तक तो कोई ऐसा वो नहीं था। और जनरल राहील को जितना मैं जानता हूँ, मेरे ख्याल में वो ये बातें सब गलत हैं। अभी भी ये पिछले दिनों भी कोई अफवाह उड़ी थी, किसी पॉलिटिकल लीडर ने, वो ख्याल कादिर बलोच साहब ने कहा था, जी जी और कादिर बलोच साहब ने अगले दिन क्लैरिफाई कर दिया था। वो ये कह रहे थे कि शायद मुझे ये नहीं देखिए कहना। अब इसको अब आप क्या देखते हैं, BMW की चाबियां बांटी जाती थी, तो फिर अब मतलब ये थोड़ा सा इट इज़, जिसको कहते हैं ना, लाफेबल है ये। डॉन लीग्स के हवाले से क्या कहेंगे? डॉन लीग्स को मिस हैंडल किया गया जिन लोगों गवर्नमेंट को, की साइड से। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को सजा देनी चाहिए थी जो लोग उसके जिम्मेवार थे। मेरे ख्याल में उसको बिल्कुल, जो कहते हैं ना, लाइटली हैंडल किया गया। इट्स अ वेरी सीरियस इशू। आपके ख्याल में जिस तरीके से बाहर खबर लीक की गई, वो कैसा, उसके बारे में क्या? सारी वो सारा स्टोरी मतलब है, इट वाज अ, पाकिस्तान के लिए इट वाज अ वेरी बैड शो, और मेरे ख्याल में तो उस पर सख्त सजा। ओवरऑल मेरे ख्याल है पाकिस्तान में कभी किसी को सजा नहीं मिली जुर्म की। और ये तो दूसरे उसके बारे में कहा जाता है कि मुशर्रफ साहब ने कानून तोड़ा और सिर्फ अदालत देखिए फैसला मुशर्रफ, सुनाया। नहीं देखिए लेकिन देखिए मुशर्रफ साहब का क्या मसला था, जब ये 2007 में इमरजेंसी हुई थी, उस पर ट्रायल हुआ था ना। जी जी आपको पता है कि मुशर्रफ साहब का ये कहना था कि 99 वाला ट्रायल भी किया जाए मेरे खिलाफ, जो ये लोग राजी नहीं थी, गवर्नमेंट राजी नहीं थी उसके ऊपर। यू सी, ये इट्स नॉट लाइक दैट कि भाई जो आधा तीतर आधा बटेर नहीं हो सकता कि 2007 की इमरजेंसी पे तो हम उनको ट्रायल कर लें कि उन्होंने आइन तोड़ा था, 99 वाला ट्रायल ना करें, क्योंकि 99 में हाईजैकिंग आ जाती थी। प्लीज अंडरस्टैंड, 99 वाली अगर ट्रायल हो जाए, आज ट्रायल हो जाए, तो ये सबसे ज़्यादा मुखालफत करेंगे पॉलिटिकल लीडर्स जो है, क्योंकि वो खुद इंडाइट होते हैं, उनकी लीडरशिप। सबसे पहले तो वो खुद होंगे कि एक आर्मी चीफ बाहर विजिट पे गया हुआ था, आपने उसका जहाज़ जो है वो हाईजैक ऑलमोस्ट किया, और फिर उसको कहा कि तुम हमारी तरफ से इंडिया में लैंड कर जाओ। उस जहाज़ के पास सिवाय इंडिया में लैंड करने की कोई ऑप्शन नहीं थी। आप इमेजिन करें कि जनरल मुशर्रफ वाला जहाज़ अगर इंडिया में कहीं लैंड कर जाता तो क्या होता, ठीक है ना। सो इसलिए ये तो चाहते ही नहीं है कि जनरल मुशर्रफ का ट्रायल हो ऑन 99। दूसरा आखिरी सवाल आपसे सर, नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ के साथ क्यों टसल होती है, या वो ये मेरे ख्याल में आपको मियाँ साहब से पूछना चाहिए, मैं तो उसको नहीं कहता। आप एक रिटायर्ड डिफेंस सेक्रेटरी के मेरे ख्याल में वो यही है, यही निज़ाम की कमज़ोरियाँ हैं जो मैं बता रहा हूँ कि फ़र्द वाहिद के ऊपर काम नहीं हो सकता, यहाँ बादशाहत वाला माहौल नहीं चल सकता। फ़र्द वाहिद का मतलब यही है कि मेरी आरजू के मुताबिक सब चले, और अगर आर्मी चीफ जो है वो अगर किसी SP या DIG की तरह बिहेव करे तो ठीक है, मतलब है, तो इसलिए मतलब ये तो इनकी कोशिश ये होगी कि ये किसी सूबे के IG को आर्मी चीफ बना दें। इनका ये कहना है कि जो दूसरी साइड है वो हम पे डोमिनेट होना चाहती है। नहीं देखिए, मैं उसमें गुजारिश करूं, क्यों डोमिनेशन लगती है, मैं इसमें गुजारिश करूं। देखिए आर्मी कोई काम, जब आर्मी चीफ आते हैं प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए, मैं कोई भी आर्मी चीफ, वो पहले तैयारी करके आते हैं, ब्रीफिंग होती है उनकी, उनको सब्जेक्ट के ऊपर मटेरियल दिया जाता है, हार्ड एविडेंस होता है, अच्छी और बुरी दोनों के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग बैठे होते हैं वो तैयार नहीं होते, वो उनके पास आर्गूमेंट नहीं होता, और वो जो एक रैशनल आर्गूमेंट देता है आर्मी चीफ या आर्मी देती है, उसको ये प्रेशर में ले लेते हैं कि जी ये तो प्रेशर डाला जा रहा है हमारे ऊपर, ठीक है नहीं। हम खुद पेश हिस्सा रहे हैं फॉरेन ऑफिस में, इधर उधर। इंस्टीट्यूशनल इनपुट के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप तैयार नहीं होती, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन को 4 साल तक आपका फॉरेन मिनिस्टर नहीं था। अब आप मुझे बताइए कि कंट्री लाइक पाकिस्तान, जिसके इधर अफगानिस्तान में जंग हो रही थी, इंडिया उस वक्त आपके ऊपर खंगार रहा था आपके ऊपर, और आपके पास फॉरेन मिनिस्टर नहीं था। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने अपने पास क्यों रखी हुई थी? वो कभी फॉरेन ऑफिस गए थे क्या? उन्होंने फॉरेन ऑफिस से कभी ब्रीफिंग ली थी एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए फॉरेन मिनिस्टर? नो, नॉट टू माई नॉलेज, एज लॉन्ग एज आई वाज सेक्रेटरी। सो देयरफॉर आपका मसला यही है कि आर्मी जब कोई भी काम करती है, या एयरफोर्स या नेवी या जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर, वो इंस्टीट्यूशनल काम होता है। हमारे यहाँ ज़ाती फैसले नहीं होते, इंस्टीट्यूशनल काम होता है, कोई भी हो। और आर्मी ने क्या नहीं किया, भल सफाई तक तो करती रही है फौज। मतलब अगर लोग कहते हैं फौज तैयार नहीं है, वापडा ड्यूटी की, भल सफाई की, सर्वे ऑफ स्कूल्स किया, और हैरानी की बात है ये सब कुछ इन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ किया, इसी फौज ने किया। नहीं, सैलाब तो चलो हम मान लेते हैं कि ड्यूटी और एक नेचर है, बट ये काम भी फौज ने किए। वो क्या था, टैक्स रजिस्ट्रेशन का एक हुआ था, अगर आपको याद हो, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ टैक्स,
वो भी फौज ने किया था, वापडा ड्यूटी की। आज भी अगर प्राइम मिनिस्टर हुक्म दे तो ये फौज हर काम करेगी। तो ये कहना कि जी मतलब ये इट्स वेरी अनफेयर कमेंट। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने तफसील से हमारा इंटरव्यू देखा। अगले इंटरव्यू के लिए इंशाल्लाह हम आप दोबारा हाजिर होंगे।